गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, सो कल का लेक्चर किस किस ने देखा ये भी बताइएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। एंड आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट किए हैं या नहीं ये भी बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे एंड डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो इसका टॉपिक का मतलब बोल सकते हैं कि इसमें 1-2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म से बोर्ड में, ठीक है। एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म का क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी डायग्राम्स, कभी कभी उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिख के आपको पूछ लेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सिंपल इनहेलेशन एक्सहेलेशन इसमें हमने देखना है और बाकी सारे कुछ डायग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है। वही रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कैसा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम करना है हमें और क्या करना है, बस यही सब करना है। तो आई होप कि आप लोग एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए, है ना। मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है और मैंने लिटरली थोड़ा और एडवांस करने की कोशिश करी है कि हाँ पीपीटीज़ में थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करी है कि आपको थोड़ा कम कंटेंट दूँ क्योंकि लाइन्स ज़्यादा हो रही थी, आई थिंक सो। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है ऐसा तो फिर मैं फिर से वैसे ही कर दूंगी, अगर ऐसा लगता है तो बता देना। मैंने थोड़ा और शॉर्ट में करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बात करेंगे हम लोग। सो वेलकम टू बूजो वेयर बायोलॉजी बिकम्स ईजी। सो बिफोर वी बिगिन टुडेज क्लास लेट अस टेक अ मोमेंट टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, गुड हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। यस एवरीवन, so today's topic is respiration in पूरा गायब कर देती हूँ मैं खुद को, है ना। चलो, so today's topic is respiration in animals and humans। प्लांट्स याद आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और आप सोचो कि अब हम लाइफ प्रोसेस का 2 यानी कि 1 टॉपिक वॉज न्यूट्रिशन एंड सेकेंड टॉपिक इज रेस्पिरेशन, तो सेकेंड टॉपिक तक ख़त्म करने वाले हैं। अब सिर्फ बचा है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, वो भी हम लोग जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा एक लाइव स्ट्रीमिंग करी जाए, काफ़ी टाइम हो गया है अब आप लोगों के साथ, तो अब एक लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जिसमें मैं पूरा लाइफ प्रोसेस का फिर से मतलब जैसे इन क्लासेस में तो हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को जल्दी और पूरा लाइफ प्रोसेस एक 1 गो में आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। एक सिंगल क्लास होगी लाइफ प्रोसेस की, इट कैन बी ऑफ 4 आवर्स 5 आवर्स, ठीक है। देखो धीरे धीरे हम लोग उस क्लास का टाइम कम करते जाएंगे जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को डिटेल्स भी पता हों। जब डिटेल्स पता होंगी तो आपको रिविजन करने में जो मज़ा आएगा ना, बाय गॉड बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है क्वेश्चन आंसर्स भी हमें प्रैक्टिस करना है एंड इस चैप्टर को हमें एनसीईआरटी से भी कंप्लीट करना है। मतलब ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, जब आप सब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, सारा एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, एक लाइन पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलो ओके। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस की बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करती हूँ, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो वी हैव डिफरेंट एनिमल्स एंड दे हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। देखो अलग अलग एनिमल्स होते हैं तो अलग अलग उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, अलग अलग उनका क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट मी चेक, या सो हियर यू कैन सी we have 2 types of animals on the basis of cells, one is unicellular and the other one is multicellular। तो मल्टीसेलर और यूनिसेलर 2 टाइप के सेल्स, 2 टाइप के आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं यूनिसेलर की बात करती हूँ तो इसमें हम लोगों ने अमीबा ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसका पूरा न्यूट्रिशन वाला मैकेनिज्म देखा है। नेक्स्ट इज पैरामीशियम, पैरामीशियम भी अमीबा की जैसा है। आफ्टर दिस प्लेनेरिया, जिसको हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख लेंगे,
ठीक है, देखेंगे भी। अब ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक सिंगल सेल होता है, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। इफ दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, so they don't have any kind of respiratory organ, or we can say any kind of specific organ, है ना, they don't have any peculiar organ, so they are single cell, ठीक है। and if they are single celled organisms like amoeba, so they have cell membrane for the respiration, and उसी को हम बोलते हैं बॉडी सरफेस से भी कर सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से भी कौन सा प्रोसेस से करते हैं, ये हमने पढ़ा था कल, है ना, प्लांट्स में भी डिफ्यूजन और यहाँ पर भी डिफ्यूजन, और अमीबा पे भी हमने पढ़ा है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगा, डिफ्यूजन से O2 अंदर जाएगा, फिर सारे जो भी उसके सेल में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ O2 मिल जाएगा, और जो भी उसका फूड का यूटिलाइजेशन हो गया, उन्होंने जो CO2 प्रोड्यूस करना था वो CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज, ठीक है। अब डिफ्यूजन में यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, इनके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस से O2 एंड CO2 का इनटेक करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, ठीक है, सेलेमेंजर, लीचेस, नाइट क्रॉलर, ठीक है, नाइट क्रॉलर जो रात को रेंगते हैं, है ना। अब देखो होता क्या, ये अर्थवॉर्म वगैरह, ये अर्थवॉर्म जो है आपको कहाँ मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, है ना। जनरली ये सारे भी आपको सॉइल में मिल सकते हैं। तो इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन, कैसी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन। तो ये लोग जो हैं अपना मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, किससे करते हैं, मॉइस्ट स्किन से। आफ्टर दिस वी हैव fish, prawns, seahorse, tadpole, that means all are aquatic animals, right, these are aquatic, and aquatic animals you already know that they have gills, and gills कैसा वाटर, कैसा ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, कैसा ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ओके। अभी एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स क्यों उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में, बिकॉज दे हैव टू टेक डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, दैट्स व्हाई दे हैव टू रेस्पायर एंड ब्रीद फास्टर देन द एनिमल्स। नेक्स्ट, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये सब आप देख रहे हो, तो ये सब कुछ आपको क्या लग रहे हैं, इंसेक्ट्स लग रहे हैं, स्पाइडर, क्रैब, स्कॉर्पियन, माउसफ्लाई, मस्कीटो। तो बेटा इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंसेक्ट्स की, किसकी बात कर रहे हैं, इंसेक्ट्स, दीज आर इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, स्पाइरिकल्स, इसी को ट्रैक्यूरी सिस्टम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूरी सिस्टम। लेट मी चेक, वेयर एम आई, या थोड़ा मैम को शिफ्ट होना पड़ता है बार बार, यस, ठीक है, ट्रैक्यूरी सिस्टम थ्रू टाइनी होल्स। ये क्या होता है, स्पाइरिकल्स छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखो इनका सिस्टम ऐसा होता है, ये इंसेक्ट होते हैं तो इनकी बॉडी ऐसे इस तरह से ये इनके अंदर पूरा चलता है, तो इन्हीं होल्स के थ्रू O2 जाएगा और इन्हीं होल्स के थ्रू CO2 बाहर आएगा, ठीक है, ओके। आफ्टर दिस, as you all know, man, cat, cow, birds and lizard, so they have lungs because these all are terrestrial animals, so they have lungs. After this, frogs and tadpole or toads, ठीक है, they have lungs and skin, lungs and skin। toads जो हैं वो skin से करते हैं and tadpole जो हैं वो gill से करते हैं, confuse मत होना, and frogs तो lungs से करते हैं because they live on land, that's why they respire through lungs, okay everyone। चलो, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि एनिमल्स भी दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। यूनिसेलर में जनरली जो रेस्पिरेशन करते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो कोई नहीं होता, तो दे रेस्पायर थ्रू देयर cell membrane with the help of diffusion process. Next is multicellular animals, earthworms, salamander, leeches, they all live in soil like
mostly earthworm. So they have moist skin. With the help of moist skin, they respire. Next, fish, prawn, seahorse, tadpole, mussels. These all are aquatic animals. So they have gills. So they take in dissolved oxygen from the water for their respiration. Next, grasshopper, cockroach, spider, crab, scorpion, these all are insects. So they have spiracles, that are the tiny holes that are present in their body, and these are also known as tracheary system or tracheal system. Next is man, cat, cow, birds and lizard. These all are terrestrial animals, so they respire through lungs. Next, frogs and toads, lungs and skin. आई होप कि क्लियर होगा आप लोग को, है ना. चलो, नेक्स्ट. आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना, तो टेंशन मत लेना. अब देखो, यहाँ देखना ज़रा ध्यान से, है ना. मैं डायग्राम भी लाई हूँ आप लोगों के लिए. देखो, अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म है. अर्थवॉर्म की बॉडी में ज़्यादातर क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं, सेगमेंट्स. आप लोग देख ही पा रहे होगे कि इनकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. इनको बोलते हैं सेगमेंट. ठीक है. डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द थिन स्किन, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत स्किन, जहाँ पे भी, जहाँ याद रखना, जहाँ पे भी डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो रहा है, डेट मीन्स वो बहुत थिन होगा, वो बहुत थिन होगा. मैं इसके लिए भी लेकर आई हूँ कि क्योंकि देखो, मैं ये नहीं चाहती कि आप रटो. आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं आ रहा है या इसी टॉपिक में है. आगे भी आपके पास ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे आप देखोगे. ठीक है. जैसे टिश्यू वाला 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आओगे, वहाँ पे भी थिन लेयर्स होते हैं, है ना. यहाँ पे भी थिन लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है. चलो, तो सेक्शन थ्रू अर्थवॉर्म स्किन, ये देखो, मतलब स्किन का ऐसे ऊपर से ऐसे काटा हुआ है, उसके बाद में बताया गया. तो O2 डिफ्यूजेज इन एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट. ठीक है. सो द ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब्स O2, ये O2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कैरी इट टू द बॉडी सेल्स एंड देन CO2 को वहाँ से अपटेक करके फिर उसको डिफ्यूज आउट कर देते हैं. ठीक है. सेम विद द रेस्पिरेशन इन फिश. अगर फिश की बात करते हैं तो दीज आर गिल्स. ठीक है, ये गिल्स हैं. एंड गिल्स के ऊपर की कवरिंग क्या होती है, ओपरक्यूलम होती है. क्या होती है, ओपरक्यूलम. इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से क्या होता है, एयर अंदर जाता है. ये गिल आर्च है, आपको इतना याद नहीं रखना, बट हाँ देखो, गिल्स ऐसे होते हैं, है ना, ब्लेड जैसा दिख रहा है, कुछ फिलामेंट्स. यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, ये गिल फिलामेंट है, ये पूरा का पूरा गिल का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे वाटर जा रहा है अंदर, वाटर अंदर जा रहा है, जो O2 चाहिए बस वो O2 इसके अंदर जा रही है ओपरक्यूलम के थ्रू. ठीक है, वाटर फ्लो. क्लियर. चलो, एक इजी सा डायग्राम मैंने रख दिया कि हाँ, आप लोग अगर देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. दोनों में ही रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं और उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ मतलब उनको भी कुछ ना कुछ काम करना ही है ना. जब उनको कुछ ना कुछ काम करना है तो उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए. लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स में थोड़ा नहीं, बहुत ही होता है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरी ही डिफरेंट है, तो इनमें डिफरेंसेस होते हैं. अब देखो, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि प्लांट्स जो होते हैं उनका हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर करता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, फ्लावर हो. ये परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, परफॉर्म इंडिविजुअल रेस्पिरेशन. बट एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक सिंगल रेस्पिरेटरी यूनिट होता है एक ही बॉडी के लिए, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट्स हैव शॉर्ट ट्रांसपोर्ट पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि ज़्यादा नहीं है. अगर मान लो कि लीव्स को चाहिए तो लीव्स से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके सेल्स में इजीली मिल जा रहा है. सेम विद द रूट्स, सेम विद द लेंटिसल्स. हर एक बॉडी पार्ट का इतना लंबा ट्रैवल ही नहीं करना है उसको. बट अगर एनिमल्स की बात करें, दे हैव लॉन्ग ट्रांसपोर्ट पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि देखो उनको पूरे बॉडी सेल्स तक पहुँचाना है, पूरे बॉडी सेल्स तक पहुँचाना है, तो दे हैव टू फॉलो द लॉन्ग पाथवे. Plants take in oxygen through diffusion, but we have a variety of modes like cell membrane. देखो, आप रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन से कर सकते हो, स्किन से कर सकते हो, गिल्स अपने पास नहीं होते. ये सारे ओवरऑल एनिमल्स की बात करी जा रही है, ह्यूमंस की बात नहीं करी जा रही. जितने भी एनिमल्स होते हैं तो दे हैव सेल मेम्ब्रेन, स्किन, गिल्स, स्पाइरिकल्स एंड लंग्स. ठीक है. नेक्स्ट इज ये बेटा, इसको थोड़ा सा रुको, एक सेकेंड मैं कर देती हूँ इसको, है ना.
वेट, फाइन। अब ये बराबर जैसे एक दूसरे के आमने सामने ही होना चाहिए। हमेशा याद रखा करो कि डिफरेंसेस आपके आमने सामने होने चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे पॉइंट्स हो जाते हैं। एंड आई डोंट लाइक दिस थिंग, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो, डिफरेंट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि अब देखो क्या होता है कि जो मैंने आपको कल भी ये बताया था कि जो यंगर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो रेस्पिरेशन रेट उनमें हाई होता है, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी चाहिए होता है, उनको ग्रो करना होता है, जल्दी जल्दी O2 चाहिए होता है, जल्दी जल्दी उनको ग्रो करना होता है, एनर्जी जल्दी चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है। तो डिफरेंट रेट ऑफ रेस्पिरेशन लाइक द टिप of plants, buds, growing fruits, germination seeds and germinating seeds have meristematic tissue, so their rate of respiration is higher than the part which are mature. इनका रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है मेच्योर पार्ट के कंपैरिजन में। द एनिमल्स हैव द सेम रेस्पिरेशन रेट। हमारे में तो कोई ऐसा यंग और वो ओल्ड नहीं है, क्योंकि हमारे में सारे ही बॉडी सेल्स हैं, है ना, और सारे ही ऑर्गन्स को एक्चुअल मतलब जो चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा ले लो तुम कम ले लो, ठीक है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है, लोअर होता है एनिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, बट एनिमल्स मूव करते हैं, सो एनिमल्स नीड मोर एनर्जी कंपेयर टू प्लांट्स। तो देखो, अगर आपको कंपैरिजन भी पूछा जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो आप बता सकते हो ना इजीली। जब हम कोई भी दो चीज़ अलग अलग पढ़ते हैं या सिमिलर चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो आपको सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पता होना चाहिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। नेक्स्ट, इसको मैम डिलीट कर देती हैं। चलो, स्पेशल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखो, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, आपके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इनमें, ठीक है। तो ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स स्पेशल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब ये है कि इनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चाहे आप स्किन ले लो, गिल्स ले लो, लंग्स ले लो, उनके पास कॉमन फीचर होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो एक जैसे मान लो एक पतली सी लेयर है, तो उसका काम हमेशा ये होगा कि इजीली पास ऑन करवा देगा, है ना। कोई भी थिन लेयर है, उसका काम होगा कि इजीली पास ऑन करवा देगा। तो सेम विद दिस, ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं, इनमें भी तो कॉमन फीचर होगा, तभी तो ये सारे लोग एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है टू गेट एनफ एयर। बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगी, बड़ा एरिया तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट इज थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। पतला होगा तो आसानी से आएगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा आएगा, पतला होगा तो आसानी से आएगा। एंड रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होना चाहिए रेस्पिरेटरी गैसेस को लाने के लिए। क्लियर है या नहीं? अब बीच में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, ये प्लांट्स का है, मैं इसलिए ले आई हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ इसका मैं कुछ और भी मतलब इसका एक शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं कंपेंसेशन पॉइंट का। बट हाँ, ये डेफिनेशन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अभी मैंने बीच में रख दिया है। सो कंपेंसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पार्ट खत्म हो गया है हमारा, तो कंपेंसेशन पॉइंट की बात कर लेते हैं। कंपेंसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट बेटा ये प्लांट्स में होता है, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द पॉइंट एट विच रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेटिक रेट इज सेम इज नोन एज कंपेंसेशन पॉइंट। तो जितना आप CO2 डिफ्यूज आउट होगा उतना ही O2 टेकन होगा, मतलब सिंपल सी बात है, जितना O2 प्रोड्यूस होगा उतना यूज़ हो जाएगा, जितना CO2 एब्जॉर्ब होगा उतना ही वो रिलीज हो जाएगा। सिंपल, नो नेट गैस एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज नहीं होता, दोनों प्रोसेसेस सेम होती हैं, ठीक है, नो नेट गैस एक्सचेंज। वेट, फाइन, चलो अब ये वाला टॉपिक हो गया, तो ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज ये जो मैंने ऑरेंज कलर के बनाया ना आज की स्लाइड में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब ये एक एक नंबर में गिव रीजन्स में आ जाते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये भी मैं बोल रही थी आप लोगों को कि एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब लैंड एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं। एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो उनको क्या है, देखो आपको क्या मिल रहा है, सूखा सूखा मिल रहा है, मतलब कि आपको मोटा मोटा माल मिल रहा है, ऑक्सीजन एज इट इज़ आप ले पा रहे हो, कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं बन रहा है। बट बेचारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास तो ऑक्सीजन ही वाटर में है, उनसे उनको छीन के लाना पड़ता है, छीन के यानी कि उसको पूरा प्रोसेस करके लाना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा ना। अब जब टाइम लगेगा और दूसरे सेल को भी चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी अपना वो वाटर को इनटेक करके ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे कि क्योंकि उसको ऑलरेडी अंदर टाइम लग रहा है, तो जल्दी जल्दी करेंगे तो हाँ टाइम लेगा 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 तो सारे सेल्स तक एक टाइम में पहुंच जाएगा। ठीक है, सो एज द साइज, अभी देखो यहाँ पे, तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लो इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। As the size of the animal increases, the demand of the oxygen also increases and diffusion alone become insufficient. जैसे जैसे आप लोगों का साइज बढ़ता जाएगा, तो ये शायद आपको याद हो, मैंने आपको डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन करवाया था, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट, है ना। तो जैसे जैसे एनिमल का साइज बढ़ेगा और डिफ्यूजन प्रोसेस जो है इतना काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ऑक्सीजन हैज़ टू ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, सो द ब्लड कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट which takes up oxygen from the air and carry it to the body cells and collect back the carbon dioxide produced during respiration। अब ये क्या बता दिया, चलो थोड़ा सा ये मैं बता देती हूँ, लेकिन अभी चलो अभी नहीं बताऊँगी, अभी थोड़ा रुको, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या बताया मैंने, हाँ अब थोड़ा सा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बाद में मैं आपको फिर इसके बारे में बताती हूँ कि क्या है ये। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का क्या है, द ह्यूमन बीइंग हैज़ अ पेयर ऑफ लंग्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स हैं, यानी कि 2 लंग्स हैं, उसी को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब अपना जो, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। ठीक है, O2 प्लस फूड होगा। यस, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रेस्पिरेशन में O2 प्लस फूड होगा। व्हेन O2 प्लस फूड मीन्स कि O2 का ट्रैवल करना ज़रूरी है। एंड O2 ट्रैवल कैसे करेगा, O2 को ट्रैवल करने के लिए ब्लड है, बट ब्लड में भी कौन उसको लेकर के आता है, तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, इसके साथ जुड़ करके O2 आता है। So the blood acts as transport system that carries the respiratory gases from the lungs to all the body cells and back to the lungs and back to the lungs and back to the lungs very efficiently, very efficiently. Next, the respiratory pigment called hemoglobin is present in the RBCs of the blood. अब जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो क्या है, हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन भी किसके अंदर होता है, आरबीसीज, यानी कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स के अंदर कौन सा है, कौन सा स्पेसिफिक सेल है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन, राइट। एंड हीमोग्लोबिन अपने साथ कैरी करता है O2 को। अभी ये मैं एक बार और बताऊंगी, आप रुको ज़रा, अब तक पहले सुनो, अच्छे से सुनो, क्योंकि दूसरी बार मैम फिर इसको एक वन गो में पूरा क्लियर कर देंगी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी टेक इन एयर इनटू आवर लंग्स थ्रू द नोज एंड देन एक्सपेल इट। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर को अंदर लेते हैं, नोज के थ्रू लेते हैं, एज यू ऑल नो। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो भी हम अंदर और लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रहा है,
एक्चुअली जब आप कोई भी एयर को मतलब ऑक्सीजन यानी कि एयर इनसाइड एयर अंदर जा रहा है ना, जब एयर को अंदर ले रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो आप बोल देते हो कि O2 का इनटेक हो रहा है, ठीक है। सो इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट यानी कि एक्सपेलिंग द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। सो देयर आर टू टर्म्स इन ब्रीदिंग, one is inhalation and the other one is exhalation. Inhalation means to take in air and air should be rich in oxygen, and exhalation means to release of air but it should be rich in CO2, and that process is known as exhalation. One inhalation, this is the important, one inhalation plus one exhalation together is known as one breath. एक सांस क्या होगी जब एक inhalation plus एक exhalation होगा। Thus we breathe in air to supply oxygen to the cells of our body for breakdown of food to release energy, and we breathe out air to remove gaseous waste products CO2 from our body which is produced during the breakdown of food in the cells। ठीक है, क्या क्या समझा दिए, चलो फिर से बताते हैं तुम लोग, आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बताएंगी मैम, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो देखो आपके पास फूड है, अब फूड को O2 के साथ क्या करना है, रिएक्ट करना है या ब्रेक डाउन होना है या ऑक्सीडेशन होना है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये O2 कहाँ से आया, इस O2 को लाने वाला कौन है, ब्लड। ब्लड में भी कौन होता है, RBCs। RBCs के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। RBCs के पास जब मेच्योर RBCs होते हैं, मेच्योर RBCs दे आर डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड यानी कि डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स डिवॉइड ऑफ मतलब एब्सेंट, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस की जगह पे कौन आ जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है। कौन आ जाता है, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। पिगमेंट मतलब कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कलर्ड सब्सटेंस, और इसी पिगमेंट की वजह से आपका ब्लड जो है वो रेड होता है, ठीक है, आपका ब्लड जो है रेड होता है, ठीक है, ओके फाइन, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब ब्लड रेड हो गया, अब होता क्या है कि O2 प्लस हीमोग्लोबिन, ये क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में आपका जो ब्लड है वो, सॉरी जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। नेक्स्ट इज, अब ये लंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसमें देखो कि इसमें जो था कि नोज यानी कि इनहेलेशन एक प्रोसेस बताया अभी मैंने, दूसरा आपको एक्सहेलेशन बताया। इनहेलेशन का मतलब टेक इन O2 and the releasing or removal of CO2। क्लियर, अभी हम लोगों ने इतनी बात करी है। चलो अब हम बात करने वाले हैं इसकी, नॉस्ट्रिल्स द रेस्पिरेटरी पाथ और ट्रैक्ट ऑफ इनहेल्ड एयर। अब ये एयर अभी हमने बोला ना नोज से अंदर जाता है एंड देन वो डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये होता क्या है, कैसे जाता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लुक एट हियर, हियर इज योर, ओके, तो देखो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज और एक्चुअली, ठीक है, एंड नोज के अंदर ही नॉस्ट्रल्स होते हैं, दीज आर द टू होल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर नोज। आफ्टर नॉस्ट्रल देयर इज अ पैसेज और वी कैन से कैविटी, नेसल पैसेज और नेजल कैविटी, एक स्पेस होता है। एंड आफ्टर दिस देयर इज फेरिक्स, फेरिक्स के बाद एक और चीज़ होती है इसको बोलते हैं लैरिक्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, दीज
ऑल आर प्रेजेंट इन द लंग्स, ये सब लंग्स के अंदर होता है। अब मैं आपको पहले एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना के दिखाऊंगी, उसके बाद ठीक है फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलो कि होता क्या है, पहले मैं अपने टर्म्स में समझाऊंगी फिर आप लोगों को। ठीक है, चलो। थोड़ा अगर गड़बड़ हो जाए तो हंसना मत, ठीक है। ये मैम खुद से क्यों बनाती हैं, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि देखो जब अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे नोज़ है, ठीक है, और नोज़ के पास क्या है, नॉस्ट्रल्स हैं, दीज आर नॉस्ट्रल्स। अब थोड़ा पिंक कलर ले लेते हैं, पिंक, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा पॉइंट को पतला कर लेती हूँ मैं, इट विल बी बेटर। रुको, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया ना, रुको थोड़ा पतला करते हैं इसको। क्या हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा पतला कर लेती हूँ मैं। हाँ, इधर देखो, नाउ परफेक्ट। इसमें इसको थोड़ा सा नो 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 नो, फाइन। फाइन। सो हियर इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने वो कलर्स की वजह से, ठीक है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसका लेबल करना है इसको। फाइन, चलो।
So here you can see this is your nose, right? This is your nose. एंड यहाँ पे ये जो है ये क्या है, नॉस्ट्रल्स. ओप्स, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया ना. तो एक सेकंड, बस एक लास्ट. थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे ख़राब हो जाए. सो दिस इज़ योर नोज. These are your nostrils. Behind the nostril what we have? Nasal cavity or nasal passage. Nasal cavity. After this, यहाँ पे ये जो जगह है that is pharynx. कॉमन पाथवे होता है ये जो जगह है लैरिक्स. आफ्टर लैरिक्स वी हैव ट्रैकिया और विंड पाइप. ये कॉमन पाथवे है. लैरिक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. ट्रैकिया फिर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, डेट इज ब्रोंकाई. एंड ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में. एंड ब्रोंक्यूल्स एक ग्रेप मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर्स देते हैं. उनके बाद जो होता है एल्वियोलाई, वेरी टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, एल्वियोलाई. एंड ये तो आपको पता ही है क्या है, लंग्स. ठीक है, ये आपको मैं ऐसे बोल देती हूँ, ये पूरा का पूरा लंग के अंदर आ रहा है, इसीलिए मैं लंग्स यहाँ पे कर देती हूँ, है ना. लंग्स, वेट. lungs. After this, here is a diaphragm. एंड वन मोर थिंग, ये जो आपके लंग्स हैं ये एक लेयर से प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड दैट लेयर इज नोन एज प्लूरा. दैट लेयर इज नोन एज प्लूरा. फाइन. यहाँ पे ये रिब केज है आपका, आप लोग जानते हैं. सो हियर इज़ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. थोड़ा सा गंदा बना है बट इट्स ऑल राइट. ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना था कि कैसे क्या होता है. तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या रहता है पाथवे. नॉस्ट्रिल्स, आफ्टर नॉस्ट्रिल देयर इज नेजल पैसेज, आफ्टर नेजल पैसेज देयर इज pharynx, आफ्टर pharynx देयर इज larynx, after larynx there is trachea, after trachea bronchi, bronchioles, space is less. इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं फिर. ठीक है, अब अगर तुम लोग को ये स्ट्रक्चर याद हो गया ना तो सच बता रही हूँ कि पूरा का पूरा तुम्हें याद हो जाएगा. ठीक है, चलो देखो नखरे इसके. चलो ओके, लेट्स टेक अ नेक्स्ट पेज फॉर इट. अब देखो होता क्या है, मैं अब आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ एक ही बार में, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो. ये देखो, ब्रोंकाई के बाद में आप लोगों ने देखा कि ब्रोंक्यूल्स था एंड ब्रोंक्यूल्स जो थे वो फर्दर ऐसे छोटे छोटे सेक्स में से डिवाइड हो रहे थे. ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है. उसको ऐसे बनाती हूँ मैं आपको. यहाँ पे देखो इसको.
फाइन। तो ये देखो ये ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स ये जो क्या है ये देखो ये एल्वियोलाई है, क्या है एल्वियोलाई, और ये एक बंच जैसे नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे बोलते हैं ना अंगूरों का गुच्छा, उसके जैसा। तो मैं आपको पहले इनका फंक्शन बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि एक तो ना ये ऐसे हो रहा है बार बार, ठीक है, ऐसा एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर अंदर से होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपके ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ये एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। एरो बना दिया उसने, मतलब कुछ भी अपने मन से। ओके फाइन, जैसा बन रहा है ठीक किया। दिस इज योर एल्वियोलाई, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ थिन लेयर। थिन लेयर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एल्वियोलाई है और यहाँ पे होते हैं आपके ये ब्लड कैपिलरीज हैं। इनके पास होते हैं आरबीसीज, और आरबीसीज के पास क्या होता है एचबी, यहाँ से O2 आएगा, O2 आया, एचबी के साथ कंबाइन किया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रैवल कर गया। अब जो दूसरे सेल से यहाँ पे आ रहा होगा दैट विल बी CO2, और CO2 यहाँ से वापस जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ये एक्चुअल में होता है, बस ये पूरा इसको करने के लिए पूरा रामायण होती है, ठीक है, इसी में बहुत टाइम ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सो हियर इज योर एनसीईआरटी डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें देखो अब ध्यान से देखना, ये नीचे माउथ कैविटी, ऊपर नेजल पैसेज है, यानी कि नोज के बाद नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल पैसेज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज अ फेरिक्स, दिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। आफ्टर दिस देयर इज लैरिक्स, वॉइस बॉक्स, और यहाँ पे ट्रैकिया। आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, है ना, सी शेप्ड यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप लोग, है ना। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग। फिर ये ट्रैकिया जो है, यानी कि ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं, ये ट्रैकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, यहाँ से ये फिर फर्दर पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। आफ्टर दिस ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स में, एंड यहाँ पे छोटे छोटे एल्वियोलर सेक्स होते हैं, एल्वियोलाइज बोलते हैं, और ये आपको पता है रिब्स, दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर डायफ्राम, एंड हियर आर योर एल्वियोलाई। अब देखो डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम देखना में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, उसको फिर अब देखने में इतना मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब एक डायग्राम और दिखाऊंगी बस, ये देखो, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिक्स, लैरिक्स, और ये देखो ये है ग्लोटिस, अभी इसकी मैं बात करूंगी। एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, किसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप जैसा। आफ्टर दिस देयर इज अ ट्रैकिया, यहाँ पे देखो फिर से रिंग्स दिख रही हैं। ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया के रिंग्स ना दिखें, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस प्राइमरी सेकेंडरी, इस तो ये डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि देखो हर चीज़ को डिवाइड करते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता ही है, आपको प्राइमरी पे इतना ध्यान नहीं देना, आप अबे इसको हटाओ, चलो बेकार है, आपको ध्यान देना है ब्रोंकाई, ये है ब्रोंक्यूल्स। मेरी वजह से कुछ हाइट तो नहीं हो रहा, एक बार देख लेती हूँ मैं, हाँ हो रहा है, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको करते करते पूरा स्लाइड ही वो हो गया। ओके, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, हेयर इज योर राइट लंग, हेयर इज योर लेफ्ट लंग। देखो जो हम जब भी डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला साइड होता है राइट और ये वाला साइड होता है लेफ्ट,
तो राइट लंग, लेफ्ट लंग। डायाफ्राम, इसको ऊपर से ये कवर करने वाली प्लूरा, प्लूरल लेयर्स, और ये जो इनके बीच में कैविटी है प्लूरल कैविटी। इसको आपको याद नहीं रखना, ठीक है, ये फ्यूचर के पर्पज से है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें बता देती हूँ। अब हम चलते हैं एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर एक ऑर्गन के फंक्शन पर। तो यहाँ से हम लोगों ने राम कथा शुरू करी थी कि नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल पैसेज होता है, फैरिक्स होता है, ट्रैकिया होता है, उससे पहले लैरिक्स, ब्रोंका, ब्रोंकियल्स, एल्वेओलार, ठीक है। और मैंने आपको तीनों डायग्राम्स भी दिखा दिए हैं, बना के भी दिखाया, ये एनसीईआरटी वाला भी दिखाया, एक एक्स्ट्रा भी दिखाया, ठीक है। चलो यहाँ आ जाइए। अब यहाँ से शुरू करते हैं फटाफट फटाफट और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, लुक एट हियर। सो नॉस्ट्रल्स आर नेजल ओपनिंग, राइट। अब ह्यूमंस में नोज के पास दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, 2 होल्स आर देयर। इन द नॉस्ट्रल्स हेयर इज प्रेजेंट, अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जब नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं तो हेयर इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, यही प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को। एंड वन मोर थिंग, जब आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग ही इंजूरियस टू हेल्थ होती है ना, ये बोलते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये इन हेयर्स को क्या कर देती है, डैमेज कर देता है स्मोकिंग। इसीलिए जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और लंग्स डैमेज हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट इज नेसल पैसेज। अब नेजल कैविटी एक कैविटी होती है आफ्टर नोज, ठीक है, नोज के बाद, एंड लाइन अप विद द म्यूकस ग्लैंड्स। तो म्यूकस क्या करेगा, जो भी डस्ट होगी ना उसको अपना ट्रैप कर लेगा। तो म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर। नेजल पैसेज ऑल्सो वार्म्स द एयर एंड एड्स द मॉइस्चर टू द एयर। जो नेजल पैसेज इस एयर को क्या करता है, वार्म भी कर देता है, थोड़ा सा उसको हीटअप कर, मतलब हीटअप तो नहीं, थोड़ा सा वार्म कर देता है और मॉइस्चर उसमें ऐड करता है जिससे ईजिली पास ऑन हो सके। फैरिक्स, ये आपको इंपॉर्टेंट रहता था, कुछ याद रहे ना रहे। दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर एंटर्स इनटू द फैरिक्स एंड देन इनटू द विंड पाइप। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड। देखो होता क्या है, क्योंकि देखो आप फैरिक्स की बात कर रहे हैं, फैरिक्स इज अ कॉमन पैसेज, राइट। तो विंड पाइप एंड फूड पाइप, विंड पाइप एंड फूड पाइप दो ऐसे होते हैं, दोनों पैरेलल ही होते हैं आपस में, विंड पाइप फूड पाइप आगे पीछे होते हैं। अब एक खुलेगा, मान लो हवा जा रही है, और फिर खाना तो हम बार बार नहीं खाते, लेकिन एयर तो बार बार जाती है ना, तो विंड पाइप तो ऑलवेज ओपन रहता है। पर द थिंग इज, जब आप खाना खाते हो तो दोनों के लिए पैसेज तो एक ही, रास्ता तो एक ही है। अभी खाना गलती से विंड पाइप पे चला गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए वहाँ पे एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब हल्का सा एक लेयर होता है। जब आप खाना स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो उस विंड पाइप के ऊपर वो ढक्कन के जैसे आ जाता है और ढक्कन के जैसे उसको क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, जिससे कि खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाए। आफ्टर दिस लैरिक्स इज अ वॉइस बॉक्स। द फैरिक्स ओपन्स इनटू लैरिक्स, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज और ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। इट इज अ हॉलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये आपको याद नहीं रखना। द लैरिक्स कंटेन्स 2 लिगामेंटस फोल्ड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लैरिक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। जो मैम हाईलाइट कर रही हैं बस वही याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। लैरिक्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया विच इज अ लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। These rings provide flexibility and strength. इनका काम क्या है, flexibility प्रोवाइड करना, strength to trachea and prevent its collapse when there is no air in it. जब हवा नहीं होती ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि आप जब खाना खाते हो तब उस टाइम पे हवा नहीं जा रही ना, तब कोलैप्स हो गया, तो इसीलिए उधर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो अब हवा नहीं होगी तो वो पिचकेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को प्रिवेंट करेंगे, क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इट रन्स इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस पीछे, उसके आगे ये। एंड आफ्टर रीचिंग द थोरैक्स डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंका व्हिच एंटर्स द लंग्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड एंड डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट, लंग्स हम लोगों ने पढ़ा है, पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड इन आवर थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट कैविटी, ऑल्सो नोन एज चेस्ट कैविटी।
एक सेकेंड, ऊपर वाला आप लोगों को थोड़ा रह गया होगा ना, देखना, रुको मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ। ये लो, ठीक है, अब क्लियर है, ये देखो, ठीक है। ये मैंने वोकल कॉर्ड्स वाला बताया था, ये सी शिफ्ट वाला बताया था, ये ठीक है, यही था। अभी यहाँ पे चेस्ट कैविटी, हाँ अभी पूरे ऊपर हो गया, ठीक है, फाइन। So there are a pair of lungs located in our thoracic cavity, that is chest cavity. Each lung is enclosed in a double membrane sac called pleura. तो होता क्या है कि लंग्स जो है हमारे लिए डेलिकेट ऑर्गन ही है, तो इनको एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज प्ल्यूरा इसको प्रोटेक्ट करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। ईच ब्रोंकस ब्रांच इनटू स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, मतलब देखो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आफ्टर दिस एल्वियोलाई, आफ्टर दिस एल्वियोलाई, ठीक है। इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, क्लास में याद करवा दूंगी तुम्हें। ईच ब्रोंकल एंड्स इनटू अ थिन वॉल्ड एयर सैक्स, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एल्वियोलाई की, called alveolus or alveolar sac. The wall of alveoli is very thin, which has a network of capillaries in it in easy exchange of gases. अभी भी मैंने जो आपको बताया था डायग्राम, ये वाला, ठीक है। चलो, the human lungs have millions of alveoli. These provide a very large surface area for the exchange of gases. And diaphragm is a dome-shaped organ, dome-shaped muscle organ. Helps in breathing in and breathing out, and breathing in and breathing out होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म और देख लेते हैं, बस सारा देख लिया हम लोगों ने, है ना, सारा देख लिया, ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखना है हमको। ब्रीदिंग मैकेनिज्म यानी कि ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। जब आप इनहेलेशन करते हो, इट इज इंस्पायरेशन, और ब्रीदिंग इन, तो देखो इनहेल करके देखो आप लोग, ठीक है। तो आप इनहेल करते हो और तो आपके जो रिब्स हैं वो लिफ्ट हुए, रिब्स लिफ्ट हुए और आउटवर्ड की तरफ मूव करने लगे, तो रिब्स लिफ्ट एंड मूव्स आउटवर्ड। और इस कंडीशन में चेस्ट कैविटी बढ़ गई, ये थोरेसिक कैविटी है ना, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई। जब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई, ओह शिट, लाइट हैज गॉन, मैं तो अंधेरे में दिख ही नहीं रही। फाइन, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, बट मैं क्लास खत्म नहीं करने वाली, ठीक है ना। चलो, ठीक है। तो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन। तो इसमें क्या होता है, लिप्स जो रिब्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म वाला कल ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं, लाइट चली गई है और अभी चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म रह गया, इसको मैं 10-15 मिनट के टॉपिक में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बूजो, स्टे ट्यून्ड विद बूजो, ओके। अभी मैं दिख नहीं रही होंगी आप लोगों को, ठीक है, बट कर लेना आप लोग, राइट। चलो।